वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी दोस्तों एक ऐसे हथियार की है कि जब यह आया तो इसने हथियारों की दुनिया का इतिहास और भूगोल सब बदल कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, दुनिया में जब भी हथियार बनता है तो इसका सीधा सा एक ही मतलब है कि वो इंसानी जान का दुश्मन है। लेकिन हथियार बनाना ज़रूरी भी है। हर देश में अपने लोगों की रक्षा के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए ही सुरक्षित रखने के लिए उसको हथियार बनाया जाता है। दुनिया में न जाने कितने हथियार बने और सदियों से बनते आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा हथियार जिसका नाम बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर सुनने को मिलता है। कई दशकों से देखे तो कहते हैं कि हर साल इस हथियार द्वारा लाखों लोगों की जान जाती है। जब इतने लोगों की जान जाने लगी और इस बात का पता जब इस हथियार के बनाने वाले को लगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे बनाए हुए हथियार से इस तरह से लोगों का कत्लेआम किया जाएगा। हथियार सेना के लिए बनाया गया था, पर यह सेना के हाथों से निकलकर आतंकवादियों के हाथ तक पहुंच गया। दुनिया भर में आतंकवादियों की एक लिस्ट में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा इस हथियार का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा किया जाता है, और वो भी तालिबान द्वारा। कई देशों की लड़ाई इसी हथियार के बलबूते पर हुई, और एक देश ने तो अपने झंडे में ही इस हथियार को लगा लिया है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों AK-47 की। अगर एक आम आदमी के हाथ में ये बंदूक आ जाए, वैसे तो ये इल्लीगल है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हथियार है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा AK-47 का इस्तेमाल, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कि तालिबान द्वारा किया जाता है। AK-47 क्यों बनी, क्यों इतनी ख़ास है, आज हम इसमें जानेंगे इस वीडियो के द्वारा दोस्तों। सेकंड वर्ल्ड वॉर का समय था। उससे पहले जर्मनी और सोवियत संघ जो थे दोस्त थे, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने पर हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। उस समय सोवियत संघ की आर्मी में एक व्यक्ति टैंक मैकेनिक के तौर पर काम कर रहा था, जिसका नाम था मिखाइल क्लासिकोव। वह 17 भाई बहन थे और वह एक बहुत ही गरीब परिवार से था, और वह शुरू से ही उसको मशीनों के साथ खेलना उसको शौक़ था, उसके साथ मशीनों के साथ खेलना। और इसी शौक़ ने उसे सोवियत संघ की रेड आर्मी तक पहुंचा दिया, एक टैंक मैकेनिक के तौर पर। और वह जंग में भी जाया करता था टैंक लेकर। कहते हैं कि इसी जंग में सोवियत संघ के 80 लाख से ज़्यादा सैनिकों की मौत हो गई थी। और इसी जंग में टैंक लेकर आया मिखाइल भी दुश्मनों के हमले से घायल हो गया था और टैंक में आग लग गई थी। इसके बाद मिखाइल को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और इलाज चलता रहा, और उसकी हालत में सुधार आने लगी। और उसी हॉस्पिटल में और भी जो सोवियत संघ के सैनिक थे उनको भर्ती किया गया। तो जब हालत में सुधार आई, एक साथ सभी रहते थे, तो बातचीत में पता चला कि ज़्यादातर सैनिकों ने यह बताया कि जब हम इस जंग में हमारे इतने सैनिक नहीं मारे जाते, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि हम ये जंग जीत जाते, पर हमें हथियारों ने धोखा दे दिया, हमारे पास अच्छे हथियार नहीं थे। सोवियत संघ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है दोस्तों, और वहाँ पर हथियारों को चलाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि दस्ताने पहनने पड़ते हैं, ठंड होती है ज़्यादा, तो कई बार हथियार का ट्रिगर नहीं दबता है, कई बार ठंड की वजह से लीवर जाम हो जाता है, कई बार बंदूकों की नलियाँ जाम हो जाती थीं। और यही बात जो है सैनिकों ने मिखाइल को बताई। अब जब मिखाइल को यह पता चला तो यह बात उसके दिमाग में बैठ गई, उसके दिमाग में घर कर गई। हॉस्पिटल से आने के बाद उसको बैटल में जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उसे अनफिट करार दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पर सेना ने उसको सपोर्ट किया, और उसने कहा कि अब मैं हथियारों पर काम करूँगा। उसने कहा कि मैं एक ऐसे हथियारों पर कुछ काम करूँगा और मैं नए हथियार बनाऊँगा। 1947 में उसने एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करा जो उसने सोवियत संघ के सामने रखा, और उसको उसके लिए अवार्ड भी मिला। लेकिन उस हथियार को जो है सेना में शामिल नहीं किया गया। 1949 में 2 साल बाद सोवियत संघ ने मिखाइल के उस हथियार के डिज़ाइन को अप्रूवल दे दिया, और बहुत प्रैक्टिस के बाद यह माना कि ये बहुत ही बेहतरीन है। अब इसका जो हथियार है, हथियार का नाम जो था मिखाइल के ऊपर ही रखा गया था, AK-47 का। AK का मतलब था एक्टोमेट क्लासिकोव, जो उसका नाम था मिखाइल का, और 47 का मतलब यह था कि यह 1947 में बनाया गया था। तो इस तरह से AK-47 इसका नाम रखा गया।
शुरुआत में सोवियत संघ ने इस हथियार को ज़्यादा किसी को नहीं दिया, ना ही किसी दूसरे देश को दिया, ना आर्मी को दिया, और सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों तक ही रखा, क्योंकि उनका मानना था कि ये बहुत ही बेहतरीन हथियार है, ये सबके हाथ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन और यह ज़बरदस्त ठंड में भी बहुत आसानी से काम कर रहा था। इसको चलाने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं थी, और इसका वेट भी बहुत कम था, लगभग 3.5 किलो से भी कम था। और इसकी सबसे ख़तरनाक खासियत जो इसको बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बनाती थी कि यह 1 मिनट में एक बर्स्ट में 100 फायर करने की क्षमता रखता था, और यह पानी के अंदर भी बिल्कुल परफेक्टली काम करती थी AK-47। और इन सभी चीज़ों ने मिलकर इस AK-47 को मशहूर बना दिया। 1949 में AK-47 को सोवियत संघ ने सैनिकों को देने की अनुमति दे दी, और मिखाइल के लिए एक प्लांट बनाया, और वहाँ पर कहा गया कि तुम जाकर यहाँ पर हथियार बनाओ, और उसको नौकरी भी दे दी वहाँ पर अब प्लांट में। और आज भी दोस्तों, उस समय से और आज तक भी वहाँ पर एजिफ में ये प्लांट है, और वहाँ पर आज भी AK-47 बनती है। जब AK-47 इस्तेमाल में आई तो इससे बेहतर हथियार कुछ भी नहीं माना जाता था उस समय में। इसकी तुलना M16 से होती थी, जो एक अमेरिका की राइफ़ल थी। लेकिन तुलना करने पर, मतलब बार बार चीज़ें कंपेयर करने पर AK-47 को ज़्यादा बेहतर माना जाता था। पर AK-47 बनाने वाले मिखाइल को सोवियत संघ द्वारा कोई भी पैसा नहीं दिया गया, जबकि उससे पहले जो सबसे बेहतर गन मानी जाती थी राइफ़ल M16 को जो बनाने वाले शख्स थे यूजीन स्टोनर, उनको हर एक M16 बिकने पर $1 की रॉयल्टी दी जाती थी, और इस तरह से वह करोड़पति बन गया था। 1955 में वियतनाम की लड़ाई में सबसे पहली बार AK-47 का कहर देखा गया। वियतनाम को AK-47 सोवियत द्वारा दी गई थी, और उधर से M16 लेकर अमेरिका की जो आर्मी थी वह वियतनाम पर हमला करने आ रहा था। यहाँ पर युद्ध हुआ, और वही हुआ, AK-47 की मदद से उन्होंने बाजी मारी। AK-47 कामयाब रही दोस्तों। इस लड़ाई के बाद पूरी दुनिया में AK-47 मशहूर हो गई, और मोज़ाम्बिक की लड़ाई में भी उसने इसी हथियार का इस्तेमाल किया AK-47 का, और यहाँ तक कि उसने अपने झंडे में भी AK-47 को लगा दिया। इसके बाद सोवियत संघ ने AK-47 को दूसरे देशों को बेचना शुरू कर दिया, और कई देशों ने इसकी नकल भी करी और कोशिश करी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल अफ़गानिस्तान में ही इसका हुआ तालिबान द्वारा, क्योंकि सोवियत संघ के वहाँ से अफ़गानिस्तान को छोड़कर जाने के बाद उन्होंने AK-47 जो है मुजाहिदीनों के हाथों में दे दी, और उधर से जो है इसका लगातार इस्तेमाल किया जाने लगा, तादाद बढ़ने लगी, और बाद में यही मुजाहिदीन जो है तालिबान बन गया। और AK-47 के बाद और भी कई इसकी सीरीज़ आई, AKM, AK-74, AK-101, AK-103, AK-105, AK-1112 और AK-203। अब AK-203 को लेकर भारत और रशिया के बीच एक डील साइन हुई, जिसमें यह कहा गया कि AK-203 जो इसके सबसे एडवांस मॉडल है वो भारत में ही बनाया जाएगा। शायद से अमेठी में इसको एक फैक्ट्री लगाई गई। सन 2004 में मिखाइल पहली बार भारत आए थे, पहली और आखिरी बार, क्योंकि यहाँ डिफेंस एक्सपो था उस समय पर, सन 2004 में दिल्ली में प्रगति मैदान में, जिसमें वह यहाँ पर आए। उन्होंने अपनी जो है उनकी गन की कई देशों ने नकल की थी, और उसे देखकर वह बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुए, दुखी भी हुए। लेकिन भारत ने कभी भी AK-47 को सोवियत संघ से नहीं खरीदा था दोस्तों। अब रिटायर होने के बाद मिखाइल ने पढ़ाई की, और बड़े बड़े देशों में जाकर हथियारों के ऊपर जो है लेक्चर दिए। मिखाइल ने AK-47 को बनाते समय प्रैक्टिस करने के दौरान इतनी बार फायरिंग की थी कि उसकी आवाज़ से उनके कानों के सुनने की क्षमता चली गई थी ज़्यादातर। अब 94 वर्ष 94 ईयर्स के होने के बाद सन 2013 में मिखाइल की मृत्यु हो गई। वह थोड़े बीमार चल रहे थे, पर मृत्यु जो थी उनकी सामान्य थी। उन्होंने मृत्यु से पहले कई रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दिया था, जिसमें रिपोर्टर्स ने बताया था कि AK-47 द्वारा कितने लोग मारे जाते हैं। तो उन्होंने बताया, उन्हें ये सुनकर बहुत दुख हुआ, और उन्होंने उस इंटरव्यू में ये कहा था कि मुझे नहीं पता था कि मेरे बनाए हुए हथियार से इतना ज़्यादा विध्वंसक होगा ये हथियार, और मैंने ये अपनी सेना के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए बनाया था, लेकिन ये कुछ आतंकवादियों के हाथों में चला गया, गलत हाथों में चला गया, और इनसे मासूम लोगों की जान जा रही है, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। उनके आखिरी शब्द ये थे दोस्तों।
तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।